हेलो गाइस, आज आप और मैं मिलकर ओसवाल पब्लिकेशन के सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ के सैम्पल पेपर को अच्छे तरीके से निचोड़ देंगे। निचोड़ने से मेरा मतलब है कि इस सैम्पल पेपर में जो भी कुछ ट्रिकी लेवल के क्वेश्चन हैं या फिर कुछ ऐसे एमसीक्यू हैं जिनका थ्योरी अपने को नहीं मालूम होता, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चा अच्छे तरीके से बिल्कुल मक्खन लेवल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको इस वाले वीडियो में करवाऊंगा। छोटा सा वीडियो रहेगा, दो चार क्वेश्चन हर सैंपल पेपर से लिए गए हैं। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और 100% मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि 100% कहता हूं, वीडियो को कंप्लीट देखना। 100% आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सैंपल पेपर 2। आप कहेंगे सर पहला सैंपल पेपर कहाँ पे है? अरे यार, पहला सैंपल पेपर तो सीबीएसई का सैंपल पेपर है। उस सैंपल पेपर के साथ में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। पूरा का पूरा एज इट इज का एज इट इज कंप्लीट सोल्व आपको करना है, ठीक है। एंड अगर हम इसके पहले क्वेश्चन पे चलें, पहला क्वेश्चन यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो मतलब हर बच्चा आसानी से नहीं कर पाएगा, तो ये पहला क्वेश्चन है, मूविंग एवरेज मेथड कौन से ट्रेंड के मेजरमेंट में यूज किया जाता है? तो भैया सिंपल सी बात है, मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। मूविंग एवरेज मेथड का जब आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, चीजों को रटना नहीं है, समझना है। जब आप ग्राफ बनाते हो तो ऐसे 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 करके ग्राफ बनता है, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ में यहां से लेकर यहां तक की बात करो तो एक लाइन है, इधर से लेकर इधर तक की बात करो ये भी लाइन है, इधर से इधर तक की बात करोगे तो भी लाइन है, इधर से इधर तक की बात करोगे तो भी लाइन है। हर हिस्सा लाइन से जुड़ा हुआ है। लाइन का मतलब लीनियर वैल्यू, लाइन, एल फॉर लाइन, एल फॉर लीनियर। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया लीनियर, ऑप्शन ए, ठीक है। ट्रेंड जब लीनियर होगा तब मूविंग एवरेज मेथड का यूज किया जाएगा। बिल्कुल बेसिक, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको, ठीक है ना। लीनियर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद में देखो फटाफट तेजी में, स्पीड में, भैया बिल्कुल हल्के लेवल का क्वेश्चन है। आप इसको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर सकते हो और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट का यूज करते हुए इंटीग्रेशन पे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि भैया एक्सपेक्टेशन बताइए, यानी कि मीन वैल्यू बताइए। एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन वैल्यू बताइए। मीन किसका बताना है? कैपिटल एक्स का बताना है, जहां पे कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है। तो आपको आगे लिख के दिया हुआ कैपिटल एक्स कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल भी हो सकता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी हो सकता है। कंटिन्यू यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बताओ, डिस्क्रीट यानी कि बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बताओ। तो भैया अगर दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की बात करें तो मीन को आप लिखते थे समेशन पी एक्स करके, याद है आपको? समेशन पी एक्स करके लिखते थे। एंड इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ये वाला जो सिंबल होता है, इसका मतलब इंटीग्रेट करना होता है, साथ में जोड़ना होता है। साथ में जोड़ने का मतलब अगर इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो एरिया को इंटीग्रेट करना, एरिया को जोड़ना, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स की स्ट्रिप को जोड़ना। तो जोड़ना और समेशन पी एक्स भी जोड़ना, जोड़ना जोड़ना। तो जरा चेक करो इन चार ऑप्शन में से x और px को इन्होंने यहाँ पे fx करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो जरा चेक करो x और fx कहाँ पे लिखा हुआ है, जरा फटाफट तेजी में देखो। क्या यहाँ पे x और fx है? क्या यहाँ पे x और fx है? क्या यहाँ पे x और fx है? दोनों चाहिए एक साथ, x और fx दोनों। देखो यहाँ पे ये रहा x और fx, ठीक है, ये रहा x और fx, ये वाला आंसर आ गया ऑप्शन ए। सोचना नहीं है, माइंड लगाना है, बेसिक कंसेप्ट, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। फिर सेक्शन बी से एक ये वाला क्वेश्चन बच्चों को बड़ी दिक्कत देता है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों ने एलिगेशन मिक्सचर में मीन प्राइस का फॉर्मूला नहीं पढ़ा होता, यानी कि कंबाइन मीन मेथड का फॉर्मूला नहीं पढ़ा होता, जिस वजह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत महसूस करते हैं। दिक्कत महसूस नहीं करनी है भैया। जो कंबाइन मीन आपको दिया हुआ है, ठीक है, कंबाइन मीन यानी कि जो मिक्सचर का प्राइस आपको दिया हुआ है, ये आपके लिए कंबाइन मीन की वैल्यू है, ठीक है। दिस इज द कंबाइन मीन वैल्यू। तो आप यहाँ पे नोट करो, देखो भैया जो पहले वाले टी का कॉस्ट है 126 है, दूसरे वाले टी का कॉस्ट 135 है, तीसरे वाले का आपको पता लगाना है। तो आप यहाँ पे लिख दो भैया 126, टी नंबर 1 आ गई, T1 टी नंबर 1, T2 टी नंबर 2, तो 135 है। और T3 आप मान लो x रुपीज है, जो हम पता करेंगे, ठीक है। इन वैल्यूज को आप इनकी रेशो के सामने नोट करो। रेशो है 1 1 और 2, ठीक है भाई। रेशो क्या है? 1 1 और 2। जो कंबाइंड मीन मेथड है वो ये कहता है कि पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक है, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करो। तो 126 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत है क्या?
एंड टाइम पर आ गए हैं, पेपर को उड़ाने का समय आ चुका है, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट 126 में एडिंग करेंगे 135, ठीक है 135 में एडिंग करेंगे 2 इंटू एक्स और इनको डिवाइड करेंगे इस वाले रेशो के सम से, ठीक है इस वाले रेशो के सम से। 1 में 1 प्लस करेंगे 2, 2 में 2 प्लस करेंगे, टोटल बन जाएगा 4 और इक्वल टू में जो मिक्सचर का प्राइस दिया हुआ है वो, तो मिक्सचर का प्राइस दिया हुआ है आपको 153। फटाफट एडिंग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, काटा पेटी में चाहेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 153 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 विल बी 12 होगा, 5 4 21 21 होगा, ठीक है 4 1 4 और 2 मिला के 6 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 612। यहाँ पे 2x रहेगा, इन दोनों को एडिंग करना है, 6 और 5 11 हो गए, ठीक है भैया 6 और 5 11 हो गए, 3 2 और 1 6 हो गए, 1 और 1 2 हो गए, यहाँ पे माइनस होगा तो 612 में से माइनस कर देंगे 261 और यहाँ पे सिंपल 2x आएगा। देन वैल्यू x इज इक्वल टू, इनको माइनस करना है, 2 में 1 माइनस करा 1, 11 में 6 माइनस करा 5 एंड 5 में अपना 2 माइनस करा तो 3, इसको डिवाइड करना है अपने को 2 से, तो वैल्यू x इक्वल टू 3 का मतलब 1 पे डिवाइड होगा, 15 आएगा, 15 का मतलब है 7 पे डिवाइड होगा, उसके बाद 11 आएगा तो 5 आएगा, फिर दोबारा 5 आएगा, तो 175.5 जो है वो तीसरे टाइप की टी का टोटल वैल्यू है, ठीक है आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 175.5। इसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन मैंने ढूंढा था जो बच्चों को दिक्कत तकलीफ देता है, और दिक्कत तकलीफ इसलिए देता है क्योंकि इसके अंदर ना कई सारे बच्चे पॉजिटिव पावर को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। है तो क्वेश्चन ये 101% ईएमआई का, लेकिन इस पावर को देख करके कंफ्यूज होते हैं, तो भैया कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी 100% कंफ्यूज नहीं होना है, पॉजिटिव पावर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पॉजिटिव पावर, मैं आपको बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आसान आप कर लोगे, ठीक है। तो ईएमआई, ठीक है वैल्यू ईएमआई इज इक्वल टू में प्रिंसिपल यानी कि लोन अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करेंगे आई से, आई को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस में आई की पावर एन से, डिवाइड कर देंगे 1 प्लस में आई की पावर एन से, माइनस कर देंगे 1, तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है ये वाला आपको अप्लाई करना है। कई सारे बच्चों की दिक्कत ये होती है कि भैया उनको आदत होती है EMI इज इक्वल टू में, ठीक है EMI इज इक्वल टू नेगेटिव पावर को याद करके बैठे होते हैं, हर बार नेगेटिव पावर एग्जाम में नहीं आने वाली है, कई बार पॉजिटिव पावर भी आती है, ठीक है। तो नेगेटिव पावर में आप क्या लिखते हैं, P इंटू आई के डिनोमिनेटर में 1 में माइनस करते हैं 1 प्लस में आई की पावर माइनस एन, ठीक है ये वाला अपनी जगह पे 101% सही है, बल्कि आपको मालूम है ये वाला जो फॉर्मूला है इसी से बना है, तो पहले वाला फॉर्मूला पता कर लो भैया, ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव पावर दे रखी है, बस इतना छोटा सा कंसेप्ट है, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप उड़ा देंगे, मुझे सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत इस क्वेश्चन को नहीं है। इसके बाद में आता है सैंपल पेपर 3। सर सैंपल पेपर 2 के बाकी सारे क्वेश्चन अरे लड्डू लेवल के क्वेश्चन है, देखते ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है देखते ही खत्म होने का मतलब है आप आराम से कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इस वीडियो में सैंपल पेपर का निचोड़ कर रहे हैं, यानी कि जो हल्के फुल्के दिक्कत देने वाले क्वेश्चन है उनको निचोड़ रहे हैं, ठीक है समझ रहे हो मेरी बात को, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक ये वाला क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको मालूम है ना, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आना ही आना है, आना ही आना है, आना ही आना है। तो क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भैया अगर ये डिफरेंशियल मॉडल है, ठीक है अगर ये डिफरेंशियल मैथमेटिकल मॉडल है जहां पे k का वैल्यू 0 से बड़ा है, भाई डिफरेंशियल मैथमेटिकल मॉडल में k की वैल्यू पर ही सब कुछ डिपेंड होता है, k का वैल्यू या तो पॉजिटिव होता है या तो k का वैल्यू नेगेटिव होता है, जीरो नहीं होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ग्रोथ मॉडल है, k नेगेटिव है तो डीके मॉडल है। अभी ये पॉजिटिव है तो आपका ग्रोथ मॉडल आंसर आएगा, ऑप्शन ए पे टिक मार देंगे, ठीक है ग्रोथ मॉडल आएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि अगर k 0 से छोटा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो आंसर क्या मारोगे, ग्रोथ करोगे, डीके करोगे, क्या करोगे, देखते ही खत्म कर देना, ठीक है जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में आंसर क्या है। फिर एक ये क्वेश्चन है, ठीक है बिल्कुल ही लड्डू लेवल का क्वेश्चन है, बस आपको चीजों को ध्यान से समझना है। कहते हैं डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न से कम हो गई है। आपने सोचा था 10% कमाएंगे, इनकम टैक्स वालों ने कहा बेटा इधर आओ टैक्स जमा करो, या कोई भी रीजन हुआ, ठीक है आपकी एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न रह गई है 8%। आपने सोचा 10% कमाएंगे, आपने कमाया 8%, तो लॉस हो गया ना आपको। भाई 10 का सोच के बैठे थे, 8 कमा रहे हो तो 2% का लॉस हो रहा है। लॉस यानी कि नेगेटिव टर्म ढूंढो, इसके अंदर नेगेटिव टर्म कहीं पे लिखी हुई है, नेगेटिव टर्म नेगेटिव टर्म नेगेटिव टर्म ऑप्शन डी में लिखी है। क्वेश्चन की कहानी खत्म हो चुकी है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, नेगेटिव टर्म है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है।
देखो भाई, कहते हैं एन्युटी की मतलब एन्युटी के डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन फोकस करवा रहा है। एन्युटी का डेफिनेशन क्या होता है? इक्वल पेमेंट होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा, इक्वल पेमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कहते हैं कि भैया एवरी पेमेंट कैसा होता है? एवरी पेमेंट इक्वल होता है। कहानी खत्म हो गई है। देखो बच्चे लेवल वाले क्वेश्चन है, बच्चे लेवल वाले क्वेश्चन, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कई बच्चों को दिक्कत आती ही आती है क्योंकि उन्होंने थ्योरी तो पढ़ी नहीं है। तो मेरे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इन क्वेश्चंस को ध्यान रख सकते हो, ठीक है? जो जैसे मैं मतलब जो मेरा अंदाज है बोलने का, इससे आपको 100% क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन का आंसर याद रह जाएगा, ठीक है? इक्वल पेमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल पेमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऑप्शन है आंसर हो गया खत्म। क्वेश्चन सोचना ही नहीं है कुछ अपने को। फिर देखो एक और ये क्वेश्चन आया है, एक्यूमुलेटेड सीरीज ऑफ डिपॉजिट। ठीक है भैया, एक्यूमुलेटेड सीरीज ऑफ डिपॉजिट यानी कि आप डिपॉजिट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। क्यों कर रहे हो भैया, क्यों कर रहे हो? क्या रीजन है? सो डैट फ्यूचर सम ऑफ मनी रिसीव कर सकें, फ्यूचर में एक सम ऑफ मनी अपने को रिसीव हो सके। तो बताइए कौन सा फंड होता है ये? बताइए बताइए कौन सा फंड होता है? सिंकिंग फंड होता है ना ये वाला। भाई हम पेमेंट दे जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, दी जा रहे हैं, दी जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सो डैट फ्यूचर अमाउंट पर अपने को कुछ सम ऑफ मनी रिसीव हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सिंकिंग फंड, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ आ रही है आपको भैया? सिंकिंग फंड ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में देखो यार, ये वाला क्वेश्चन है मैंने थोड़ा ढूंढा, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन मैंने ढूंढा और थोड़ा मुझे यूनिक क्वेश्चन लगा। तो क्वेश्चन कहता है कि भैया पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पता करो, ठीक है? इस मैट्रिक्स का इनवर्स पता करो। देखते ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 10 होगा, कुल मिलाकर के -1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अरे भैया जो ए इनवर्स का आंसर होगा ये 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ में एडजॉइंट ऑफ ए होगा, नहीं होगा? तो इसमें जो डिटर्मिनेंट है वो -1 है, यानी कि -1/-1 होगा, तो -1 लिख दिया। साथ में एडजॉइंट ए लिखना है, तो भाई एडजॉइंट ए लिखना कौन सी बड़ी बात हो गई? एडजॉइंट ए जो लिखना है उसमें इनको चेंज करना है। -3 क्या ही चेंज होगा, सेम रहेगा। -3 और -3 बाकी की वैल्यू के साइन चेंज कर देंगे, तो -2 और -5 होगा। इसे क्लोज करेंगे, माइनस को शिफ्ट कर देंगे अंदर, तो भाई 3 वैल्यू बनेगी, 2 वैल्यू बनेगी, 5 वैल्यू बनेगी, 3 वैल्यू बनेगी। ये आपके इनवर्स का आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब कह रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हैंस। हैंस का मतलब है इस वाले इनवर्स का यूज करो, ठीक है? इस वाले इनवर्स का यूज करो और पी वैल्यू पता करो क्या बनेगी। तो भैया पी के साथ में एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के इक्वल टू में मैट्रिक्स है। आपको यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई का कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? जो पी मैट्रिक्स है, इस पी मैट्रिक्स को हमें इस वाले मैट्रिक्स की कैद से छुड़ाना है, ठीक है भैया? क्या करना है हमें? पी मैट्रिक्स के बराबर में जो वैल्यू लिखा हुआ है उस वाले मैट्रिक्स की कैद से छुड़ाना है। तो कैद से छुड़ाने के लिए यहाँ से इसे हटाना पड़ेगा, ठीक है ना? इस वाले वैल्यू को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जो वैल्यू आपको हटानी है वो राइट हैंड साइड पर लिखी हुई है। तो राइट हैंड साइड वैल्यू को हटाने के लिए राइट हैंड साइड से तमाचा मारना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? भाई अगर मच्छर आपके गाल के राइट हैंड साइड पे है तो यहीं पे तो थप्पड़ मारेंगे ना, यहाँ थप्पड़ मारने से क्या होगा? इधर थप्पड़ मारना पड़ेगा। राइट से हटाना है, राइट पे थप्पड़ लगेगा। तो क्या कहते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई कंसेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है भैया? पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहानी इधर से आकर के इनवर्स हो जाएगी, और इनवर्स वैल्यू जो है वो इसके यहाँ पर, ठीक है, इधर से आएगी, इस तरफ से थप्पड़ मारेगी इसको आके। तो लिखेंगे भैया जो p का वैल्यू है ये बनेगा 1 है, 2 है, 2 है, -1 है, इसके साथ में राइट हैंड साइड के साथ शिफ्ट होगा, यहाँ पे लिखेंगे इसको, ठीक है भैया? 3 है, 2 है, 5 है, 3 है। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है? कर देंगे फटाफट। 1 को 3 से करेंगे 3 होगा, 2 को 5 से करेंगे 10 होगा, आंसर आपका 13 होगा। 1 को 2 से करेंगे 2 होगा, 3 को 2 से करेंगे 6 होगा, आंसर आपका 8 होगा। 2 को 3 से करेंगे 6 होगा, -1 को 5 पे करेंगे -5 होगा, आंसर 1 आ गया। 2 को 2 से किया 4 हो गया, 1 को -1 को 3 से करा -3 है, कुल मिलाकर आंसर 1 है। ये क्वेश्चन का आंसर है। देखते ही क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना? देखते देखते ही का मतलब होता है आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है।
फिर एक एक क्वेश्चन देखो भैया, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का 1 नंबर के एमसीक्यू आने हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को 1 नंबर के हिसाब से फटाफट तेजी में स्पीड से करना है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, फटाफट तेजी में स्पीड से भागेंगे, ठीक है भैया। आपको यहाँ पे परसेंटेज 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 टर्म्स दे रखी हैं। परसेंटेज 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 टर्म्स देने का मतलब होता है आपको जो स्टैंडर्ड एरर पता करना है ना, वो सैंपल प्रोपोर्शन का करना है, ठीक है। किसका करना है? सैंपल प्रोपोर्शन का करना है, राइट। सैंपल प्रोपोर्शन का आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर पता करना है, और काफी आसान सा फॉर्मूला है, बिल्कुल देखते खत्म हो जाएगा। रूट ऑफ पी इंटू में क्यू के डिनोमिनेटर में एन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सक्सेस प्रोबेबिलिटी फेलियर अपॉन में एन का टोटल कर देना है रूट, ठीक है। 4% है, ठीक है। एक वैल्यू 4% दे रखी है, तो अगला वैल्यू क्या होगा बताओ जरा। अगर मैं पी को मान लूँ कि वो 4% है, तो इसके अपोजिट में क्यू कितना होगा? 100 में 4 माइनस कर देंगे, 96% होगा। लेकिन वहां पे 96% 4% तो लिखेंगे नहीं, तो 4% को 0.04 कर देंगे, और 96% को 0.96 कर देंगे। अब यहाँ पे नोट करेंगे भैया, एक वैल्यू 0.04 है, मल्टीप्लाई एक वैल्यू 0.96 है। इसके डिनोमिनेटर में एन ये दिया हुआ आपको, ठीक है। टोटल एन का वैल्यू 600 है, तो टोटल एन का वैल्यू 600 आ गया, और यहाँ पे ऐसे हमने रूट लगा दिया, ठीक है। इसके आगे पर इसको सोल्व करना है। 1 नंबर में इतनी कैलकुलेशन तो आ ही सकती है ना भैया, 1 नंबर की कैलकुलेशन तो इतनी तो बनेगी बनेगी। फटाफट तेजी में उड़ाओ इसको, कितना बनता है ये, ठीक है। 96 इंटू 4 कितना होता है भैया? 4 6 24, ठीक है ना। 4 इंटू 6 करेंगे तो 24, और 4 9 से कितना होता है? 36 होता है भैया। 4 9 से 36, और 36 में 2 प्लस करेंगे तो 38 हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारे पास आंसर बना है ये। और डिवाइड बाय 6 भी तो है यार, क्या करवा रहे हो? पहले इसको ऐसे लिखो भैया, पहले आप इसको, कुछ कैंसिल भी तो नहीं हो रहा है तो इस कमबख्त क्वेश्चन के अंदर। चलो कोई बात नहीं, 4 को सिंपल लिखो, 4 के डिनोमिनेटर में, ठीक है। 4 के डिनोमिनेटर में 600 करो पहले तो, फिर साथ में 96 के, मतलब सिंपल 96 करो मल्टीप्लाई, 4 से जो 2 डिजिट हटेंगी वो यहाँ पे ऐसे 100 आएगा, ठीक है। एंड जो 96 से हटेगा वो ऐसे करके 100 आएगा, ये हमने नोट कर दिया, ठीक है भैया। 2 0 2 0 2 0, टोटल 6 जीरो हैं, 1 2 3 और 1 2 3, तो ये 3 3 के पेयर बन गए, ये 3 डिजिट बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये 3 डिजिट बाहर आ जाएगी, तो हमने 3 डिजिट बाहर ले ली, ठीक है। 3 जीरो बाहर कर लिया, ऊपर 1 लगा दिया, मल्टीप्लाई रूट है, ठीक है। मल्टीप्लाई रूट है। अब हम 6 और 96 को कट कर लेते हैं, ठीक है ना। 6 और 96 को कट कर लेते हैं। 16 6 जा 96 होता है, 16 6 जा 96 होता है, तो भैया यहाँ पे टोटल वैल्यू बनाएगा 16। 16 को 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया आंसर बनेगा 64। 64 का रूट करेंगे तो बनेगा 8, ठीक है भैया। 64 का रूट करेंगे तो आंसर कितना बनेगा? 8 बनेगा। और आंसर 8 बनने का मतलब है, आंसर बना है 8 अपॉन में 1000, 8 अपॉन 1000 का मतलब है 0.008, ठीक है भैया। कितना आंसर बना है? 0.008। सोचना नहीं है रे, क्वेश्चन को उड़ा देना है। रूट ऑफ पी क्यू बाई एन अपने माइंड में सेट कर लो। रूट ऑफ पी क्यू बाई एन, रूट ऑफ पी क्यू बाई एन, रूट ऑफ पी क्यू बाई एन। पी है सक्सेस प्रोबेबिलिटी, क्यू है फेलियर प्रोबेबिलिटी। सक्सेस इनटू फेलियर बाय एन का स्क्वायर रूट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है भैया, समझ गए बात को। फिर हमने एक ये फाइनेंशियल मैथ्स का क्वेश्चन ढूंढा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सोल्व करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन कहता है फर्म ने एंटीसिपेट करा है 5 लाख का एक्सपेंडिचर प्लांट को मॉडर्नाइजेशन बनाने के लिए 10 साल के बाद किया जाएगा। यानी कि 10 साल के बाद में जो ए का वैल्यू है वो 5 लाख है, ठीक है। 10 साल बाद में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इसके लिए कंपनी ने सिंकिंग फंड जनरेट करा है, और कंपनी एट द एंड ऑफ ईयर, हर साल के अंत पे एक फंड में इन्वेस्ट करेगी। तो कितना इन्वेस्ट करेगी? आर पता करिए, ठीक है। आर के आगे क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? तो क्वेश्चन कहता है 5%, 0.05। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? तो एन का वैल्यू टोटल मिला के 10 है। 10 सालों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला भी हर एक बच्चे को मालूम होता है। फॉर्मूला क्या है भैया? फॉर्मूला क्या है? वैल्यू आर इज इक्वल टू में ए इंटू में आई, रेगुलर पेमेंट इक्वल टू में ए इंटू आई के डिनोमिनेटर में अंडर ब्रैकेट 1 प्लस में आई की पावर n माइनस 1 है। तो वैल्यू आर इक्वल टू में ए, मतलब अब तो हमें फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू नोट करनी है ना भैया। तो 5 लाख है, ठीक है। 5 लाख है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस करेंगे तो 1.05 की टोटल पावर 10 माइनस 1 से। इसके आगे ही दिक्कत है, ठीक है ना। इसके आगे ही दिक्कत है। काफी सारे बच्चे सोच के बैठे होते हैं कि भैया उनको डायरेक्ट इसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है।
डायरेक्ट इसका आंसर दिया जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका आंसर ना दे करके ये एक स्टेटमेंट दे दी है, और यही इस क्वेश्चन की दिक्कत है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन की दिक्कत है, और हमें इसी क्वेश्चन का निचोड़ निकालना है। तो भैया सिंपल सी बात है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो 100% जो जो ब्लैक वाला मैंने किया हुआ है ना यहाँ पे, जो इसका आंसर होगा वो बिल्कुल ये वाला होगा। ठीक है, बिल्कुल ये वाला होगा। अब मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्लास 11th के लोगारिदम और एंटी लोगारिदम का कंसेप्ट अप्लाई करना है। जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, इसको x मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे भैया लेट x इज इक्वल टू में 1 पॉइंट में 05 की टोटल पावर 10। फटाफट लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू में लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ 1 पॉइंट में 05 की टोटल पावर 10। 10 को बेस पे ले आएंगे, साथ में लॉग ऑफ रहेगा 1 पॉइंट में 05। ये आप 10 को नोट करेंगे, मल्टीप्लाई लॉग 105 दिया हुआ आपको ये वाला, तो 0.0212। ठीक है, 0.0212, 10 मल्टीप्लाई करने का मतलब आंसर बनेगा 0.212। ठीक है, log x सेम रहेगा, log x सेम रहेगा, यहाँ पे log x सेम रहेगा, लेकिन अब x की वैल्यू log दूसरी तरफ जाके एंटी log हो जाएगा। ठीक है भैया, log दूसरी तरफ जाकर के एंटी log होगा, तो एंटी log 0.212। ठीक है, और एंटी log आपको दिया हुआ है ये वाला 1629। तो 1.629, जैसा कि मैंने बोला था, जो आपको यहाँ पे वैल्यू लिख के दे रखी है वही इसकी टोटल वैल्यू है। तो बस इसकी वैल्यू कितनी है, 1.629 है। ठीक है, अब तो क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे 1.629 सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर पता कर लेंगे। तो इसके आगे की कहानी आप कर पाएंगे, आगे आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, मेरी जरूरत पड़नी थी बस इस वाली वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए, जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया है। एग्जाम में आप इस तरह की गलती 100% नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे ना, समझ जाओगे। अगर ऐसे वैल्यू गिवन नहीं होगा तो ऐसे करके होगा, और अगर ऐसे करके होगा तो 100% उसमें वैल्यू को एक वेरिएबल मान लेना, x मान लेना, और लोगारिदम एंटी लोगारिदम का कंसेप्ट अप्लाई कर देना। फिर सैंपल पेपर 4 आता है अपने सामने। ठीक है, सैंपल पेपर 3 के बाकी के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। तो सैंपल नंबर 4 पे आ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल लड्डू लेवल क्वेश्चन है। कहते हैं भैया डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है भैया, A1 है, B1 है, A2 है, B2 है। आपको बताना है एलिमेंट ऑफ द लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल यानी कि मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल ये है A1 B2। A1 B2 किधर है, A1 B2 ऑप्शन बी में बैठा हुआ है, ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे, कहानी खत्म होगी। बच्चे लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन। A1 B2 ऑप्शन बी क्वेश्चन का आंसर है। फिर देखो, एक टाइम सीरीज का थ्योरी क्वेश्चन है। भाई टाइम सीरीज का थ्योरी क्वेश्चन है। टाइम सीरीज का क्वेश्चन आपको कहता है बेस्ट फिटेड ट्रेंड लाइन इज वन फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर। भैया लीस्ट स्क्वायर मेथड में जो लीस्ट है, लीस्ट स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर क्या होना चाहिए, लीस्ट, लीस्ट होना चाहिए। लीस्ट यानी कि मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम कहां पर लिखा हुआ है, टिक कर दो उसके ऊपर। मिनिमम बी पे लिखा हुआ है, बी पे टिक मार देंगे, घबराने वाली बात नहीं है। बी ऑप्शन मिनिमम इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, याद मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। लीस्ट स्क्वायर, स्क्वायर की वैल्यू कैसी है, लीस्ट है। सम ऑफ स्क्वायर कैसा है, लीस्ट है, सबसे छोटा है, लीस्ट है। समझ गए बात को, वेरी गुड। फिर देखो भैया, एक ये क्वेश्चन है। अगर आपने हमारा पीवाई की सीरीज को शानदार तरीके से देखा हुआ है तो आपको मालूम है ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हमने आपको बताया था कि अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दिया होता है और आपको एच डी वैल्यू की रेंज पता करनी होती है, तो एच डी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और रूट ऑफ मीन तक जाती है। ठीक है, रूट ऑफ मीन तक जाती है, 0 से चालू होएगी और रूट ऑफ मीन यानी कि रूट ऑफ 81 तक जाएगी। 0 से चालू होने का मतलब है 0 पे क्लोज इंटरवल आएगा और मीन वैल्यू पे ओपन इंटरवल आएगा। सो रूट ऑफ 81 9 होगा, 9 पे ओपन इंटरवल आएगा। 0 से 9 देखो किधर है, ये 0 से 9 देखो फटाफट, तेजी में तेजी में तेजी में देखो किधर है भैया, है ही नहीं कहीं पर। ये तो कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है भाई, किसी ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमने तो सही सोल्व करा ना, हमने सही सोल्व किया है। हम बस ये जानते हैं ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आप इस वाले ऑप्शन में इस वाले को करेक्ट कर लो। ठीक है, ऐसे कर लो, इसको ये वाला करेक्ट कर लो, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, करेक्शन भी वही प्राइवेट पब्लिकेशन का सैंपल पेपर है ना, सीबीएसई का कोई पेपर तो है नहीं जिसको हम कंप्लेंट करें कि सर हमें नंबर चाहिए पूरे के पूरे। भैया प्रिंटिंग मिस्टेक हो ही जाती है।
ठीक है, तो ए को सही कर लेंगे, 0 से 9 ये वाले इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भैया, फिर देखो क्या हल्के लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हल्के लेवल का क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट पर ईयर इज 16। भैया पूरे साल का इंटरेस्ट जो है वो 16% है। ठीक है, 16%। भाई इंटरेस्ट तो परसेंट में ही होगा ना, 16% है तो 16% है। अगर आप हर क्वार्टर पे कंपाउंडिंग कर रहे हो, यानी कि कैलकुलेशन पीरियड आपका क्वार्टर के हिसाब से है, तो भैया जो क्वार्टर का रेट बनेगा, ठीक है, जो क्वार्टर का रेट बनेगा वो डिवाइड बाय 4 होगा, यानी कि भैया वो 4% होगा। 4% 0.04 होगा, बी आंसर होगा। कितना हल्के लेवल का क्वेश्चन है भैया, हल्के लेवल का क्वेश्चन, बी आंसर हो गया 0.04। फिर देखो भैया एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 100% फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या कहता है भैया, रैंडम सैंपल में 60 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे लिख दो भैया एन का वैल्यू 60 है। ठीक है, एन का वैल्यू 60 है। साथ में कहते हैं कि भैया जो एन का वैल्यू 60 है ये हमने लार्ज पॉपुलेशन से ड्रॉ किया है, एंड इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, किसका, 60 सैंपल्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2.5 है। तो एस का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2.5। ठीक है, सैंपल वैल्यू में एस होता है तो 2.5 है। कैलकुलेट द सूटेबल स्टैंडर्ड एरर, जो स्टैंडर्ड एरर आप पता कर सकें वो स्टैंडर्ड एरर आप पता करिए। ठीक है, सो डैट द सैंपल इज टेकन फ्रॉम मीन, सॉरी मीन नहीं, सैंपल टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, यानी कि सिग्मा वैल्यू आपको यहाँ पे 3 दी हुई है। तो इन डेटा को देख करके जरा बताइए हम कौन सा स्टैंडर्ड एरर पता कर सकते हैं। भैया क्वेश्चन में 2 बार एच डी की बात हो रखी है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पता करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जल्दी से आप मेरे को फॉर्मूला बता दो क्या होता है। आप कहेंगे सर एक तो होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के डिनोमिनेटर में रूट में 2 × n, तो बस यही तो है। हमने आपको फॉर्मूला बताए थे ना वीडियो के अंदर, वन शॉट में आपको फॉर्मूला बताए थे। अब ये क्वेश्चन फॉर्मूले की कैलकुलेशन करवा रहा है, तो फॉर्मूले की कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है ना, ये जो सिग्मा वाला वैल्यू है ये 3 दिया हुआ है, 3 को डिवाइड कर देंगे अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई बाय एन का वैल्यू टोटल में आ गया 60 है। ठीक है, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा, तो आपका आंसर आ गया 3/1 रूट में 120। 120 को सोल्व करें क्या, थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं ना इसका। 120 को सोल्व करेंगे, 2 पे जाएगा यहाँ पे 60 टाइम, फिर 2 पे जाएगा ये 30 टाइम, फिर 2 पे जाएगा ये हमारा कितना, 2 पे जाएगा ये 15 टाइम, फिर 3 पे जाएगा ये 5 टाइम, 5 पे जाएगा 1 टाइम। ये वाले दो फैक्टर बने हैं इसके, तो 3 के डिनोमिनेटर में 2 है और 2 के साथ में रूट में कितना है, 30 है। ठीक है, रूट में 30 है, तो आंसर बनेगा आपका ये 3/2 का मतलब है 1.5। ठीक है, 1.5 के अपन में रूट ऑफ 30, तो बस इतना आंसर लिख के छोड़ देंगे, आगे इसको सोल्व हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारे सामने एमसीक्यू तो है नहीं, और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में आना है, और एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए एमसीक्यू होना चाहिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी कि हमने फॉर्मूला जो लगाया है वो बिल्कुल इसी तरीके से लगना था। ठीक है ना, 100% इस क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से बनेगा। और अगर आप इसको थोड़ा सा डिवाइड वगैरह कर दोगे, ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा 0.27। ठीक है, कितना आंसर बनेगा, 0.27 बनेगा। ठीक है भैया, चेक कर लेना आपके एमसीक्यू में कहाँ पे 0.27 लिखा हुआ है, या फिर कहाँ पे ये वाला वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, उस ऑप्शन पे टिक कर देना। अब देखो यार, जो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन के आते ही बच्चे घबरा जाते हैं, और मैं कहता हूँ कि आपको कभी घबराना नहीं है। नेवर एवर आपको टेंशन लेनी है, कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कहते हैं कि भैया देर आर 1000 बर्ड ऑन आइलैंड। ठीक है, दे ब्रीड विद ए कांस्टेंट रेट ऑफ 10% पर ईयर, हाउ मेनी बर्ड्स विल बी ऑन आइलैंड आफ्टर 7 ईयर्स। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि भैया आपने 1000 का प्रिंसिपल बैंक में डिपॉजिट करा, बैंक आपको कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली की रेट आपको देता है। ठीक है, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली 10% के हिसाब से आपका जो 1000 है वो रेट इंक्रीज हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो आपको क्लास 11th का कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट ए का फॉर्मूला याद होगा, जो कि होता है अमाउंट ए इज इक्वल टू में प्रिंसिपल इंटू में ई की पावर आर टी। ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला होता है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें आपको अप्लाई करना है। ठीक है, जहाँ पे आर आपको 10% दिया हुआ है, तो 10% का मतलब 0.1 है, और टी आपको यहाँ पे 7 ईयर दिया हुआ है, तो टी का वैल्यू यानी
कि कितना है 7 ईयर है, आपको आर टी चाहिए तो आर टी का वैल्यू 0 पॉइंट में 7 हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन को आराम से समझाने के हर जुगाड़ है मेरे पास। क्वेश्चन का डेटा कुछ और था, हमने क्वेश्चन के डेटा को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया सो दैट हम क्वेश्चन को आसानी तरीके से सोल्व कर सकें। ठीक है। तो आर टी का वैल्यू 0.7 है। तो अमाउंट ए आपको पता करना है, पी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है। क्वेश्चन में कहते हैं कि 1000 बर्ड्स उस आइलैंड पे ऑलरेडी हैं, तो 1000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ई की पावर 0.7 से, ये आपको दिया हुआ है। सो अमाउंट ए इक्वल में 1000 आएगा, 1000 में 2 पॉइंट में 010 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2010 आंसर हो जाएगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता, मुझे बताओ, क्या इतनी कैलकुलेशन एक नंबर में नहीं आएगी क्या? आप क्या सोच रहे हो, बच्चे लेवल वाली कैलकुलेशन आएगी एक नंबर में? ऐसे मत सोचो यार, ऐसे मत सोचो भैया, थोड़ा तो अपने आप को थोड़ा डेवलप कर लो, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। 2010 जिस ऑप्शन में नजर आएगा उस पर फटाफट तेजी में टिक मार देना। ठीक है भैया, ओके। फिर हमारा सैंपल पेपर 5 आता है और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं वो 100% आप कर पाएंगे अगर आप हमारे चैनल को बढ़िया तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो। अगर नहीं कर रहे, किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं तो भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कर लेंगे आप, कोई इशू नहीं आएगा। 5वें सैंपल पेपर में बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन देखिए, एलपीपी का क्वेश्चन है। ठीक है। एलपीपी का क्वेश्चन है ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। भैया ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहे कॉस्ट को मिनिमम करना हो चाहे प्रॉफिट को मैक्सिमम करना हो, उसकी वैल्यूज जो हैं वो कहाँ पर कैसे फाइंड होती हैं? ग्राफिकल मेथड्स पे जब आप शेडिंग कर देते हो तो शेडिंग करने के बाद कैसे पता लगता है कि भैया ये पॉइंट पे आंसर जनरेट होगा? तो भैया कॉर्नर पॉइंट पे पता चलता है ना, कॉर्नर पॉइंट, ये सी दिया हुआ है कॉर्नर पॉइंट। ठीक है ना, कॉर्नर पॉइंट, फिजिबल रीजन, शेडिंग रीजन। तो शेडिंग रीजन के कॉर्नर पॉइंट से पता चलता है और उसी से ऑप्टिमल वैल्यू आती है। ऑप्टिमल वैल्यू यानी कि मिनिमम का क्वेश्चन है तो मिनिमम वैल्यू आती है, मैक्सिमम का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम वैल्यू आती है। ऑप्टिमल वैल्यू आती है कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करके, कॉर्नर पॉइंट पर आती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का बच्चे लेवल का क्वेश्चन। ए टेबल, टेबल की बात हो रही है, टेबल। भैया टेबल कौन सी टेबल? जिसमें पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल होती है, एक्स की वैल्यू होती है और उनकी प्रोबेबिलिटी होती है। अरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये तो। कितने सारे क्वेश्चन करे हैं हमने, कहता है क्वेश्चन डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैंडम वेरिएबल वैल्यू होती है, उसकी कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है, एक्स और पी होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस पे टिक कर देंगे। बाकी बिना मतलब की वैल्यू दे रखी है उनके ऊपर देखना भी नहीं है आपको। ठीक है। फिर एक ये वाला क्वेश्चन आपको याद है, मैंने जो टेस्ट कंडक्ट किया था उस टेस्ट में ये क्वेश्चन डाला था और उसमें मैंने आपको शानदार तरीके की एक्सप्लेनेशन दी थी कि भैया जो सेक्युलर ट्रेंड है ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड में मूविंग एवरेज मेथड अप्लाई करते हैं तो मूविंग एवरेज मेथड लॉन्ग टर्म ट्रेंड को, बिग डेटा को आसान बना देता है, स्मूथ कर देता है, स्मूथ कर देता है, आसान बना देता है। ऑप्शन नंबर ए पे टिक मार देंगे, ऑप्शन ए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भैया इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर पॉइंट एस्टिमेट पॉपुलेशन पर पोर्शन बताना है पार्कर पेन का, यानी कि बेसिकली पार्कर पेन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्कर पेन? तो टोटल पेन आपके पास 50 हैं तो टोटल वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी और चेक करो पार्कर कितने हैं, पार्कर 17 है तो 17 आ गए, डेसिमल नोटेशन दे रखी है, इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 17 इंटू 2 34, 15 इंटू में 200, आंसर बन गया 0.34, आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी आंसर आ गया, खेल खत्म हो गया। जरा ये वाला बताइए, अगर आपने हमारा फाइनेंशियल मैथ्स का वीडियो देखा है तो जल्दी से फटाफट तेजी में आंसर बताइए, स्टेटेड एनुअल रेट क्या होता है? जल्दी से बताइए, तुरंत बताइए। स्टेटेड जो डॉक्यूमेंट में लिखा होता है वो कौन सा रेट होता है? नॉमिनल रेट होता है भैया। क्या होता है? नॉमिनल रेट होता है। और जो एक्चुअल में अर्न करते हैं वो क्या होता है? रियल रेट होता है। नॉमिनल रेट, रियल रेट, दो ही तो रेट होते हैं। ठीक है, नॉमिनल रेट और अपना रियल रेट। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ना मुझे बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने सोचा कि यार ये वाला क्वेश्चन आपको कैसे समझाया जाए। तो मुझे याद आया कि भाई आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में मान लो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो नेट कैश फ्लो है वो नेगेटिव आ गया। ठीक है ना, नेट कैश फ्लो नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव कैश फ्लो आ गया। नेगेटिव कैश फ्लो का मतलब क्या होता है भाई? आप पैसा दे रहे हैं। ठीक है, कैश आउट जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, पैसा दिया जा रहा है। नेगेटिव का मतलब यही होता है ना भैया।
ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि भैया पैसा जा रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो पैसा बाहर गया है, आपके पास इतना ज्यादा आपने कमाई नहीं करी है जितना आपने खर्चा कर दिया है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, वही होता है। तो नेगेटिव का मतलब पैसा जाना, पैसा आउटफ्लो, यानी कि नेगेटिव कैश फ्लो क्या बन जाएगा, कैश आउटफ्लो बन जाएगा। ठीक है, कैश आउटफ्लो। तो भैया हम कह रहे हैं हमारे पास हर जुगाड़ है, हर टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझा देते हैं। आप मुझे बताइएगा अगर क्वेश्चन कहता पॉजिटिव कैश फ्लो, तो पॉजिटिव कैश फ्लो पे आंसर क्या होता आप मुझे बताओ। ठीक है, पॉजिटिव कैश फ्लो पे आंसर क्या होता आप मुझे बताओ। एज्यूम कर लो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो टोटल अमाउंट आया है, नेट फ्लो आया है, वो पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव अरे अब तो क्या मैंने बोल ही दिया, इनफ्लो हो गया है। ठीक है ना, पॉजिटिव कैश फ्लो यानी कि आपके पास पैसा आया, तो कैश इनफ्लो, ध्यान रखना। ठीक है, आउटफ्लो पैसा गया है, नेगेटिव कैश फ्लो है। इनफ्लो पैसा आया है, तो पॉजिटिव कैश फ्लो है। ठीक है भैया, ओके। फिर एक ये वाला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल धांसू लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल धांसू लेवल का क्वेश्चन। तो कहते हैं कि भैया जो अन्ना है ना, जो अन्ना भाई हैं हमारे, ये अन्ना के पास, अन्ना भाई के पास एक ट्रक है। ठीक है, जिस ट्रक को खरीदने के लिए इन्होंने 700 रुपये इन्वेस्टिंग करी है। 700 के साथ में इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, तो उस पर 1500 लगाए हैं। तो ये इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई। ठीक है भैया, हम तो इसको फाइनेंशियल मैथ्स के हिसाब से इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे ना। ठीक है, सपोज करो कि भाई मैं पैसा कमाने के लिए वाइट बोर्ड खरीद के लाया, ये पेन खरीद के लाया, लैपटॉप खरीद के लाया, तो मेरे लिए तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई ना। तो हमारे अन्ना भाई के लिए जो ट्रक का काम करते हैं, ट्रक खरीदना 700 रुपये में और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह खरीदना 1500 रुपये में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। तो 700 में एडिंग कर देंगे 1500 रुपये, यानी कि टोटल बन गया 2200 रुपये। तो 2200 रुपये की टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब आगे कहते हैं भैया, आगे कहते हैं, देखो क्या कहते हैं। एंड हैज, अन्ना भाई के बारे में बात कर रहे हैं, हैज नाउ डे टू डे एक्सपेंसेस 500 पर मंथ। ठीक है, अभी मतलब जो मतलब अन्ना भाई को काम मिलता रहे। ठीक है ना, अन्ना भाई को काम मिलता रहे, उसके लिए हर महीने 500 रुपये का खर्चा होता है। और कहते हैं कि भैया एक ऐसा सिचुएशन कंसिडर कर लो जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे जो अन्ना भाई हैं वो हमारे 550 हर महीने कमाते हैं। 550 कमाते हैं, 500 का खर्चा करते हैं। ठीक है ना भैया, डे टू डे एक्सपेंसेस 500 हैं और कमाते 550 रुपये हैं। तो आप जरा बताइए प्रॉफिट कितना होता है इनको। ठीक है, 550 रुपये कमाते हैं और 500 रुपये खर्चा करते हैं, तो आंसर आ गया इनका 50 रुपये। ठीक है ना, कितना आंसर आ गया, 50 रुपये। तो क्वेश्चन आपको ये कह रहा है एट द एंड ऑफ 6 मंथ। अच्छा, ये जो 50 रुपये है ये तो एक मंथ का प्रॉफिट है ना भैया, दिस इज द 1 मंथ प्रॉफिट। तो इस 1 मंथ प्रॉफिट को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 300 टोटल प्रॉफिट। ठीक है ना, यू विल गेट टोटल 300 प्रॉफिट। तो कहते हैं कि भैया अन्ना ने अपना अकाउंट चेक करा और बताइए इनकी रेट ऑफ रिटर्न कितनी है। अन्ना भाई ने 6 महीने के बाद में अपना अकाउंट चेक करा है, तो आपको 6 महीने की रेट ऑफ रिटर्न बतानी है। 6 महीने में अन्ना भाई ने 300 रुपये कमाए हैं और 2200 रुपये की टोटल इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भैया, जो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है, ठीक है ना, जो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है वो क्या है, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट। ठीक है, कितना प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट कमाया जाता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे या फिर इनिशियल वैल्यू पे। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू कितना था इनिशियल वैल्यू पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कमाया है 6 महीने का 300 रुपये, इन्वेस्टमेंट करी है टोटल 2200 रुपये, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डबल जीरो कैंसिल हो गई। तो बन गया है 300 के डिनोमिनेटर में 22। अगर अपन इसको कट पिट करें तो ये आ जाएगा 150 के डिनोमिनेटर में 11। अब आप इसको थोड़ा डिवाइड कर लेना। ठीक है, 150/11%, यहाँ पे इसको डिवाइड करके नोट करना ये टोटल वैल्यू कितनी बन रही है। ठीक है, ओके। 2 डेसिमल पॉइंट तक आपको डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, आप डिवाइड कर देना और नोट कर देना टोटल आंसर क्या आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। 2200 रुपये स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू है, 50 रुपये एक महीने का प्रॉफिट है, तो 6 महीने का प्रॉफिट टोटल 300 रुपये है। तो 300 को डिवाइड कर देंगे 2200 से और मल्टीप्लाई 100 करके सोल्व कर लेंगे, आंसर क्या बनेगा। आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे। इसके बाद ना गाइज यहाँ पे हमारे सैंपल पेपर सब खत्म हो गए हैं। ठीक है, 5 सैंपल पेपर थे। पहला सैंपल पेपर सीबीएसई का था, 4 सैंपल पेपर के क्वेश्चन बता दिए। ये वाले सेल्फ असेसमेंट पेपर्स हैं। तो सेल्फ असेसमेंट पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन सैंपल पेपर से ही पिक किए गए हैं, लेकिन डेफिनेटली जो क्वेश्चन अलग है वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है भाई, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन देखो यार, एकदम मक्खन लेवल का क्वेश्चन है।
कहते हैं कि भाई अगर आपके पास टोटल इतना इनफ्लो आया और आपने इतना आउटफ्लो कर दिया, इनफ्लो यानी कि आपने इतना कमाया और आउटफ्लो यानी कि इतना खर्चा कर दिया। कमा 70,000 रहे हो, खर्चा 50,000 कर रहे हो, तो कितनी बचत कर रहे हो, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, कितनी बचत कर रहे हो। तो भैया कितनी बचत कर रहे हैं, 20,000 की बचत कर रहे हैं, 20,000 ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है भाई, 70,000 कमा रहे हैं, 50,000 का खर्चा कर रहे हैं, 20,000 की बचत हो रही है, एकदम मस्त, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल ही गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, 100% गजब का क्वेश्चन है। कहते हैं डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेसिस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। मिल्क को सीपी पर बेचता है, जितने में मिल्क खरीद के लाता है उतने में ही बेच देता है। 100 का मिल्क खरीद के लाया, 100 में ही बेच दिया। लेकिन इसने क्या करी, गड़बड़ कर दी। बेचते टाइम इसने मिक्स कर दिया पानी और उसने कमाया है 25% का गेन। अब अगर ये क्वेश्चन रेशो का होता तो मैं आपको क्या कहता हूँ कि भैया जो रेशो बनेगी वो इसकी परसेंटेज वैल्यू बनेगी। 25% की परसेंटेज वैल्यू 1/4 होती है, हाँ या ना भैया। 25% की परसेंटेज वैल्यू 1/4 होती है। तो आपके क्वेश्चन में अगर रेशो का आंसर पूछा जाता कि पानी को कौन सी रेशो में मिक्स किया गया, तो पानी को 1:4 की रेशो में मिक्स किया गया, इसका मतलब ये होता। ठीक है, मैंने आपको ये सब चीजें सिखाई हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि टोटल मिक्सचर में वाटर का परसेंटेज कितना है। मिक्सचर वैल्यू में वाटर का परसेंटेज कितना है, तो भैया आपको मालूम है ये वाला वाटर है, ये वाला मिल्क है। रेशो के कंपैरिजन में वाटर मिल्क ऐसे है। तो अगर हम टोटल मिक्सचर की बात करें, ठीक है ना, टोटल मिक्सचर की बात करें, तो आप बताओ टोटल मिक्सचर कितना है। व्हाट इज द टोटल मिक्सचर। तो मिक्सचर तो होता है वाटर प्लस में मिल्क, तो वाटर 1 है, मिल्क 4 है, तो टोटल मिक्सचर 5 है। भाई टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर 5 है। तो इफ टोटल मिक्सचर इज 5, अगर टोटल मिक्सचर वैल्यू 5 है, तो आपको बताना है इसी मिक्सचर में से पानी का परसेंटेज कितना है। तो पानी तो 1 है, ठीक है, पानी 1 है, 1/5। तो 1/5 का परसेंटेज इंटू 100 कितना है, 1/5 इंटू 100 कितना होता है, तो 20% होता है। 20% ऑप्शन सी पर टिक मार देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको एक लेवल आगे एक्सटेंड करवा के चला गया। अभी तक का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता था, ठीक है, इस वाली रेशो पे खत्म होता था। अब ये क्वेश्चन उससे थोड़ा और आगे निकल गया। आपसे परसेंटेज पूछ लिया, तो परसेंटेज बताने के लिए पहले टोटल मिक्सचर होना चाहिए ना भाई आपके पास। अगर टोटल मिक्सचर आपके पास नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो टोटल मिक्सचर पता करा 5 है, 5 में एक पानी है, तो 1/5 की फ्रैक्शन है, 1/5 को इंटू 100 करेंगे, 20% आंसर होगा। ओके, फिर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज होमवर्क टू यू। ठीक है, आप कहेंगे सर अभी भी होमवर्क, बिल्कुल यार, अभी हमने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया, परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एरर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन होगा। तो सैंपल प्रोपोर्शन का आंसर कितना होता है, रूट ऑफ पी क्यू बटे में एन होता है। ठीक है, रूट ऑफ पी क्यू बटे एन, जहाँ पे एन ये 1200 रहेगा। ठीक है, एन 1200 रहेगा, ये एक 8% रहेगा। 8% एक वैल्यू है, दूसरी परसेंट 92% हो जाएगी। तो 8% इंटू में 92% अपॉन में 1200 का स्क्वायर रूट पता करना है, क्या आंसर होगा। आप इसको करना अपने आप शानदार तरीके से। ठीक है, कितना आंसर आएगा मुझे बताना है, इसका कितना आंसर आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में देखो, ठीक है, ये और भी वेरी वेरी सिंपल है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अगर 4 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड अगर 8 है, तो दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा। और माइनस में भी जेड पहले है और एक्स बाद में है, तो जेड वाले को पहले नोट करना है। तो जेड वाले का एक्सपेक्टेड वैल्यू 8 है और एक्स वाले का एक्सपेक्टेड वैल्यू 4 है। 8 में 4 माइनस करेंगे, 4 आंसर आएगा। ऑप्शन बी पे टिक मार देंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन करा। ठीक है, कैश इनफ्लो 70,000 है, कैश आउटफ्लो 95,000 है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। 70 कमा रहे हो, 95 खर्च कर रहे हो। अबे तुम तो लोन लेके खर्चा कर रहे हो बे। 70 कमा रहे हो, 95 का खर्चा कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में कुछ बचे नहीं रहा है, बचत है ही नहीं तुम्हारी। तुम नेगेटिव में बैठे हुए बंदे हो। तो आंसर कितना बन गया, -25,000 हो गया। ठीक है भाई, -25,000 ऑप्शन बी आंसर आ गया इसका। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन कहता है भैया बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी वैल्यू करेक्ट है। मीन वेरियांस का कंपैरिजन करवा रहे हैं। बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वैल्यू हमेशा वेरियांस वैल्यू से बड़ी होती है। ठीक है, मीन वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन वेरियांस वैल्यू। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे। भैया एक सिचुएशन मान लो एन का वैल्यू 10 है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी सक्सेस का वैल्यू 1/2 है, तो जरा बताओ मीन कितना है। आप कहेंगे एनपी करेंगे सर, तो एनपी 10 है और ये 1/2 है, यानी कि मीन वैल्यू 5 है। जरा बताओ वेरियांस क्या है। ठीक है, वेरियांस वी वेरियांस क्या है,
तो एन पी क्यू करना है आपको, एन पी क्यू यानी कि एन पी तो 5 है, 5 को 1/2 करना है, 5 1/2 करेंगे तो 2.5 आ गया। तो भैया जो 5 है वो बड़ा है ना, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, मीन वेरिएंस से बड़ा होता है, राइट। एन पी क्यू से बड़ी होती है, तो ऑप्शन सी पे टिक कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, टाइम सीरीज की थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। इन द थ्योरी ऑफ टाइम सीरीज शॉर्टेज ऑफ सर्टेन कंज्यूमर गुड बिफोर द एनुअल बजट। भाई देखो, एनुअल बजट हर साल बजट आता है, हर साल बजट आता है नहीं आता, तो क्वेश्चन की सिचुएशन कहती है कि भैया जब भी बजट आता है तो कंज्यूमर गुड की शॉर्टेज हो जाती है, गेहूं मिलना कम हो जाता है, चावल मिलना कम हो जाता है। और हमारे यहाँ तो सच में हो रखा है अभी के टाइम पे। पहले हमें 6 किलो राशन फ्री मिलता था, ठीक है ना, राशन की जो गवर्नमेंट राशन जो होता है वो 6 किलो फ्री देते थे, आजकल 3 किलो दे रहे हैं, तो शॉर्टेज कर दिया, बजट अभी अनाउंस हुआ था, शॉर्टेज कर दिया। हर साल ऐसा करते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल सेट हो गया तो मेरे ऊपर ही भैया हमारे ऊपर ही एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं, बताइए, ठीक है। चलिए छोड़िए, बताइए अगर हर साल ऐसा हो रहा है तो क्या है। भैया हर साल ऐसा हो रहा है तो सीजनल वेरिएशन हो गया ये तो, ठीक है ना, सीजनल वेरिएशन हो गया, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देंगे, ठीक है, सीजनल है ये, ऑप्शन नंबर ए है। फिर देखो भाई, ये वाली प्रॉपर्टी हमने आपको एक्सप्लेन करी थी नहीं करी थी, बताइए, यस और नो। प्रॉपर्टी हमने आपको एक्सप्लेन करी थी, इस वाली प्रॉपर्टी यानी कि ये जो यहाँ पे नोट हो रखा है, इस वाले से आंसर या तो 0 होता है या फिर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है, इन दोनों में से कोई एक सीन होता है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है तो जिस रो का एलिमेंट लिया है उसी रो का कोफैक्टर लेना होता है। तो यहाँ पे तो आप साफ साफ देख पा रहे हो भैया, सेम सेम तो नहीं है। अगर ये 1 2 है तो साथ में 1 2 होना चाहिए था, 2 2 है साथ में 2 2 होना चाहिए था, 3 2 है साथ में 3 2 होना चाहिए था, अलग 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 है। तो ऑप्शन ए पे टिक मार देंगे, डी आंसर हो जाएगा, मतलब 0 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है भैया, 0 इज द आंसर। फिर देखो ये अगेन टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम सीरीज का। तो कहते हैं भैया जो सेक्युलर ट्रेंड है यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसकी मूवमेंट कैसे होती है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड की मूवमेंट रेगुलर रहती है, ठीक है ना। अगर आप एक पूरे पास्ट एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट परफेक्ट एग्जांपल है, लॉन्ग टर्म डेटा है, तो स्टॉक मार्केट रेगुलर रहता है, ठीक है, रेगुलर मेजरमेंट होता है। स्टेडी यानी कि स्ट्रॉन्ग रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, और स्मूथ रहता है। तो ऑप्शन डी पे टिक मार देंगे, ऑल ऑफ दिस इसमें बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर देखो भैया कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में एनपीक्यू होती है। ये बड़े चंट बन रहे हैं, चंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू एनपीक्यू होती है क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू एनपी होती है, एनपी एक्सपेक्टेड वैल्यू अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी होती है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होती है, दोनों में होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू एनपी, ठीक है ना। लेकिन अभी तो हम लिख देंगे नन ऑफ दिस, किसी में भी नहीं भैया, कोई और सारे ऑप्शन गलत लिखे हैं इसके अंदर, नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। एनपीक्यू तो वेरियांस होता है, ठीक है ना, वेरियांस होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, यानी कि मीन की बात कर रहे हैं, तो नन ऑफ दिस पे टिक मारेंगे। फिर देखो ये वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने कुछ समय पहले अभी सोल्व किया था स्टैंडर्ड एरर का क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन 100% आ सकता है, छोटे लेवल का क्वेश्चन है। तो कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सैंपल इज इतना, सैंपल का एच डी वैल्यू यानी कि एस दिया हुआ है, ठीक है, एस दिया हुआ है आपको 6.3। डिटरमाइन द साइज ऑफ द सैंपल, एन वैल्यू पता करनी है अपने को, ठीक है। इफ द स्टैंडर्ड एरर इज इतना, स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है, एस ई दिया हुआ है, ठीक है, एस ई दिया हुआ है, एस ई दिया हुआ है 0 पॉइंट में 6 है। साथ में कहते हैं पॉपुलेशन एच डी वैल्यू 6 है, यानी कि सिग्मा वाला वैल्यू जो है वो 6 है। तो यार ये भी एच डी वैल्यू है, ये भी एच डी वैल्यू है, तो इनका जो एरर दिया वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा होगा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बताइए कितना होता है ये, क्वेश्चन तो कहता है इसका वैल्यू 6 है। अब जरा बताइए यहाँ पे 6 के अपोजिट में नोट क्या करें, होता क्या है ये। तो आप कहेंगे सर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करना होता है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एन से। यार ये रूट वाली वैल्यू अपने को सही नहीं लगती, रूट हटा दो, ठीक है, रूट हटा दो आप यहाँ से। रूट हटाओगे तो रूट हटाने का मतलब है ये बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, रूट हट जाएगा, सिंपल 2n हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर टोटल 36 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे भैया जो 2n है, ठीक है, जो 2n है वो सिग्मा स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 36 है, ठीक है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 36 डिनोमिनेटर में आ गया, 2n ऊपर चला गया, साथ में n का वैल्यू जो है वो सिग्मा स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 36 है। सिग्मा स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, इस वैल्यू का स्क्वायर करना है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 36 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 36 को डिवाइड कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 36 से, तो आपका आंसर आएगा 1/2।
ठीक है भैया। n हमारा फ्रैक्शन में जा रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? n फ्रैक्शन में कैसे जा सकता है भैया? चेक करना यार, n फ्रैक्शन में क्यों जा रहा है? अरे 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 अरे, ओ हो, ये हमने यहाँ पे 0.6 दिया हुआ था, मैंने 6 कर लिया। 0.6 आएगा भैया ये, ठीक है 0.6 आएगा, ठीक है 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 हो जाएगा। इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे 100 लगा देंगे तो अभी आएगा ऐसे करके यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 100 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर 50 हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा? 5050 आंसर होगा। तो क्वेश्चन का आंसर बना 50, एन वैल्यू 50 है। ठीक है भैया, कितना आसान है यार, एक नंबर में इतनी कैलकुलेशन तो सीबीएसई डिमांड कर ही सकता ना आपसे, हाँ या ना? जब सीबीएसई फाइनेंशियल मैथ्स की टफ टफ कैलकुलेशन आपसे डिमांड कर रहा है तो ये तो बच्चे लेवल की कैलकुलेशन है उसके सामने। तो भैया एक क्वेश्चन और इसकी प्रैक्टिस करना, अपने आप से डेटा बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप मक्खत तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, कहीं कोई इशू आपको नहीं आएगा। फिर ये दोबारा से भैया टाइम सीरीज का क्वेश्चन है। भाई देखो, हमने ना इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जिनसे एमसीक्यू आने ही आने हैं और जिनमें आप हमेशा फंसेंगे ही फंसेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी नहीं फंसेंगे, नेवर एवर फंसेंगे आप। ठीक है, तो द ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज, यहाँ पे टाइम सीरीज का मतलब कोई भी मेथड हो सकता है भैया, कोई भी मेथड हो सकता है, चाहे मूविंग एवरेज मेथड हो चाहे लीस्ट स्क्वायर मेथड हो, तो उनका ग्राफ कैसा होता है भैया? मूविंग एवरेज मेथड का ग्राफ ऐसे 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 जाता है और अपना जो क्या कहते हैं लीस्ट स्क्वायर होता है उसका ग्राफ बिल्कुल सीधा जाता है, स्ट्रेट लाइन होती है ना वो सीधा जाता है। तो भाई देखो, अगर इस वाले में भी यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे ये भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे ये भी स्ट्रेट लाइन है। जब हर जगह पे स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट लाइन। खेल खत्म हो गया। फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल मैथ्स का थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है ना। एक ऐसी एन्युटी जिसमें पीरियोडिक पेमेंट होती है और बिगन होती है फिक्स डेट पर और चलती रहती है अरे मजाक कर रहा है ये क्वेश्चन, चलती रहती है, परपेचुटी होती है भैया, कंटिन्यू फॉर एवर परपेचुटी, ऑप्शन बी आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भैया, अगर आपने हमारा पीवाईक्यू देखा है तो 100% ये क्वेश्चन आपको आता होगा। किसी पेंडेमिक में 10% पेशेंट ऐसे हैं हु हैव द डिसीज गेट कॉम्प्लिकेशन, भैया उन्हें बीमारियां थी, अब पैंडेमिक आया तो बीमारियां और उजागर हो गई, उनको कॉम्प्लिकेशन हो रही है, बुखार हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो कहते हैं अगर 100 पेशेंट ऑफ लोकेलिटी गेट इन्फेक्टेड बाय डिसीज, ओ हो एन वैल्यू 100 है। ठीक है भैया, एन वैल्यू 100 है, 10% प्रोबेबिलिटी है, तो पी वैल्यू 1/10 है। ठीक है, 10% 1/10 है। तो कहते हैं एच डी वैल्यू बताइए, नंबर ऑफ पेशेंट गेटिंग कॉम्प्लिकेशन, तो एच डी वैल्यू होता है एन पी क्यू। ठीक है ना भैया, एन पी क्यू का स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, सही कह रहा हूँ, एन पी क्यू का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे पता करो क्यू वैल्यू कितनी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्यू वैल्यू कितनी है, तो 1/10 में 1 माइनस करेंगे तो टोटल 9/10 आएगा। तो आप लिखेंगे भैया रूट ऑफ एन वैल्यू 100 है, मल्टीप्लाई कर देंगे पी यानी कि 1/10 मल्टीप्लाई क्यू वैल्यू है 9/10, 100 100 कैंसिल, 9 को सोल्व करेंगे रूट करेंगे 3 आंसर आएगा, ऑप्शन डी आंसर हो गया। ठीक है भैया, बेसिक लेवल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन, ऑप्शन डी डी 3 आंसर आ गया। इसके बाद में क्या आप जानते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व जो होती है, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे स्क्यूनेस वैल्यू 0 होता है, ये बस आप ध्यान रख लो। ठीक है, स्क्यूनेस वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, बस छोटी सी बात ध्यान रख लो, स्क्यूनेस 0 होता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इस वाले पॉइंट पे मीन भी 0 होता है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे मीन वैल्यू 0 होती है, एच डी वैल्यू 1 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मीन वैल्यू 0, एच डी वैल्यू 1, स्क्यूनेस वैल्यू 0, बस खेल खत्म हो गया। 3 वैल्यू होती है, मीन वैल्यू 0, एच डी वैल्यू 1, स्क्यूनेस वैल्यू 0, मीन वैल्यू 0, स्क्यूनेस वैल्यू 0, एच डी वैल्यू 1, खेल खत्म हो गया, और कुछ आपको याद रखना ही नहीं है। ठीक है ना भैया, ये डायग्राम बना लो, साथ में नोट कर लेना। अब देखो भैया, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने आपको टेस्ट में दिया था। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैथमेटिकल मेथड, मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल मेथड कौन सा है टाइम सीरीज का? तो लीस्ट स्क्वायर मेथड है। ठीक है भैया, लीस्ट स्क्वायर मेथड है। और अगर हम बात करें कि वेरी 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 इजी मेथड कौन सा है, तो मूविंग एवरेज मेथड है। लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा होता है? लीस्ट स्क्वायर होता है। ये वाला इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का क्वेश्चन आज की क्लास का यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और मैं 100% उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के क्वेश्चन से एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं।
ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या कहता है ये लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द सैंपल साइज, भैया एन पता करना है, ठीक है, एन पता करना है फॉर द गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन 10, एच डी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, एस वैल्यू दे रखी है अपने को 10, एंड द स्टैंडर्ड एरर विद रिस्पेक्ट टू सैंपल मीन, साफ साफ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एरर मीन, स्टैंडर्ड एरर मीन, स्टैंडर्ड एरर मीन, यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन दिया हुआ है आपको, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ भैया, स्टैंडर्ड सैंपल मीन 3 है। तो जरा बताइए स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन होता क्या है, ये होता है भैया पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट ऑफ एन, ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट ऑफ एन, तो यहाँ पे फिर ये पॉपुलेशन वाली वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही एच डी दे रखा है तो इस एक एच डी को हम अपना सिग्मा मान लेंगे, ओके। तो इसके इक्वल टू में 3 है भाई, आई डोंट लाइक रूट वैल्यू, रूट को रिमूव करो भैया, तो रूट 2 को रिमूव करेंगे सिग्मा स्क्वायर होगा, रूट एन एन होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू यानी कि 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 है, 100 को 9 से डिवाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एन हो गया, ठीक है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एन का वैल्यू जो है भैया 100 अपॉन में 9 है, एन का वैल्यू 100/9 है, इसको डिवाइड कर लो आप, ठीक है, 100/9 का मतलब क्या है, 100/9 का मतलब है 11 पे जाएगा 99, 11 9 जा 99, तो 11 1/9, ठीक है, 11 1/9 में n का वैल्यू कितना माना जाएगा, 11 माना जाएगा, 1/9 को हटा देंगे, ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ गया भैया, 11 आ गया, ठीक है, वैल्यू ऑफ n इज 1, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू में 1, ऐसे लिख देना अपने एग्जाम में आप। अब आप मुझे जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, मजा आया आपको क्वेश्चन करने में, यस और नो, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने हैं, 100% आने हैं, और पहली बार आपने इनमें से कई कई क्वेश्चन देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फायदा 100% मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, मिलना तय है। तो आज की वीडियो में इतने ही, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, डिस्कस करेंगे और भी सैंपल पेपर का बिल्कुल क्रक्स, जैसे हमने इस वाले सैंपल पेपर के आपको क्वेश्चन कराए जो बिल्कुल अलग लेवल के क्वेश्चन है, उसी तरीके से बाकी सैंपल पेपर के भी आपको अलग लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतने ही, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। ओ हाँ, वीडियो शेयर कर दो भैया, लास्ट समय चल रहा है, अब तो शेयर कर दो वीडियो दोस्तों के साथ, उनको भी तो ये क्वेश्चन दिखा दो भैया, एग्जाम में ये आ सकता है, तो वीडियो को शेयर कर दो। अब फाइनली बाय बाय टाटा।